हाय डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं CS2 और CS2 में हमने प्रीपोजिशंस के सारे वीडियो को पढ़ लिया है, सारे वीडियोस देख लिया है। और डियर स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो सेकेंड यूनिट मतलब फर्स्ट यूनिट का जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज द कंजक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं, अगर हम कंजक्शन की बात करें तो कंजक्शन मीन्स क्या? कंजक्शन का मतलब होता है ऐड। ठीक है, कंजक्शन का बेसिकली जो रूल होता है दैट इज ऐड। ठीक है, कंजक्शन जो होता है वो ऐड के फॉर्म में होता है। ऐड मतलब ऐड करना, जोड़ना, जो भी है। तो ऐसे जैसे हम मैथ्स में ऐड करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, वैसे ही कंजक्शन, इंग्लिश के कंजक्शन को भी हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ क्लॉजेस होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिनको ऐड करते हैं। और ऐड करने पर क्या होता है स्टूडेंट्स? एक सफिशिएंट मीनिंग या मीनिंगफुल वर्ड्स मिलके एक वर्ड को बना देते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंजक्शन। ओके, मीन्स क्या हमने बताया कि कंजक्शन मीन्स क्या स्टूडेंट्स? कंजक्शन मीन्स ओके, तो दिस इज द कंजक्शन। तो हम डिफिनीशन की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं, लिखा है कंजक्शन इज अ वर्ड ऑफ ग्रुप वर्ड्स व्हिच कनेक्ट्स टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस। मींस कंजक्शन एक ऐसा वर्ड या शब्दों का समूह है जो दो शब्दों को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को ऐड करता है। ऐड करने के साथ साथ उसमें क्या होता है? एक सफिशिएंट मीनिंग आती है, दैट इज द कंजक्शन। तो डी स्टूडेंट्स, अगर देखिए, कंजक्शन तो हमने बचपन में भी पढ़ा होगा, ठीक है, छोटे क्लासेज में 1 to 10th में आपने पढ़ा होगा। बट दैट इज द डिफरेंट फ्रॉम हियर। वह यहाँ से डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि उस कंजक्शन को हमने एकेडमिक के थ्रू पढ़ा था, यहाँ भी एकेडमिक है, बट ये आपके प्रोफेशनल कम्युनिकेशन को चेंज करने के लिए बनाया जाता है। तो देखेंगे यहाँ पर, अब हम कंजक्शन में टाइप्स ऑफ कंजक्शन को पढ़ेंगे। देखिए, ये है टाइप्स ऑफ कंजक्शन। अब टाइप्स ऑफ कंजक्शन में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सेकेंड आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, फर्स्ट हमने देखा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सेकेंड हमने देखा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब स्टूडेंट्स, अब इसको हमको समझना है, तो देखेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐसे कंजक्शन होते हैं जो किसी भी दो डिफरेंट पार्ट को जोड़ते हैं। जैसे देखिएगा कैसे लिखा है ना, देखिए, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस टुगेदर, मतलब एक कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होते हैं एक दूसरे को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? क्लॉजेस को। द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होने चाहिए। अब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे क्या क्या होना चाहिए? जैसे एडवर्ब है तो एडवर्ब के साथ ऐड होगा, नाउन है तो नाउन के साथ ऐड होगा, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के साथ ऐड होगा। दिस इज द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। So we can see here examples, that is, you can see here, he came to meet me। देखिए, this is he came to meet me but I was not at home। मीन्स ये होती है स्टूडेंट्स कि वो मुझसे मिलने आया but I was not at home, मैं उस समय घर पर नहीं था। देखिए, यहाँ पर भी पास्ट टेंस है और यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस को अगर आप देखोगे तो दोनों सेंटेंसेस पास्ट टेंस में हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या कहता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहता है अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ज्वाइंस टुगेदर। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। कैसे जुड़ते हैं? सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे एडवर्ब एडवर्ब, नाउन नाउन, एडजेक्टिव एडजेक्टिव। दिस इज द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, अब नेक्स्ट जो स्टूडेंट है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में क्या होता है? अब देखिए, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जैसे नाम दिया सब मतलब उप हो जाता है। उप होने का मतलब क्या है? जैसे देखिए, a subordinating conjunction joins a clause another on which it depends on its full meaning। मतलब कह रहा है कि अगर दूसरा वर्ड नहीं रहा, यानी दूसरा सेंटेंस वो नहीं रहा, तो उस सेंटेंस यानी उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से आप फुल मीनिंग नहीं पा सकते। ओके, फुल मीनिंग आपको नहीं मिलेगा। दिस इज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, जैसे अब देखिए फिर समझ लेते हैं अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। देखिए, अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन joins a clause to another on which it depends for its full meaning। मीन्स क्या है स्टूडेंट्स कि एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होता है वो ज्वाइंस करता है क्लॉज को, एक दूसरे पर डिपेंड कर देता है फुल मीनिंग के लिए। जैसे देखिए, जैसे सिंस आई वॉज बिजी
आई कुड नॉट कॉल यू अप, मतलब मैं चूंकि मैं बिजी था इसलिए तुमको कॉल नहीं किया। तो क्यों, मतलब क्यों होता है, मतलब एक डिपेंड था कि तुमको कॉल ना करने का एक रीजन था कि आई वॉज बिजी, मतलब तुमको कॉल ना करने का रीजन था कि मैं बिजी था। अगर मैं बिजी नहीं होता तो तुमको कॉल कर लेता। दिस इज द डिपेंडेंसन, दिस इज द डिपेंड्स। सो यू कैन सी हियर विच इट डिपेंड्स, दिस इज द मेन मीनिंग। विच इट डिपेंड्स मींस ये डिपेंड्स करता है दूसरे क्लासेस पे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने बोला था कि हमने जो बचपन में जो पढ़े हैं कंजक्शंस को पढ़े हैं, वो कंजक्शन यहाँ के कंजक्शन से डिफरेंट आते हैं। पूछे क्यों आते हैं? क्योंकि हमने बस नॉलेज के लिए पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। जैसे हमें इस एग्जाम के पास अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एग्जाम्स देने पड़ते हैं जॉब के लिए। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आई होप यू कैन गेट योर गोल। ठीक है, सो यू कैन सी हियर रूल नंबर फर्स्ट। सो दिस इज द रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, देखिए लिखा द कंजक्शन बोथ इज फॉलोड बाय एंड। यानी अगर कंजक्शन, एक बोथ कंजक्शन है, ठीक है, ये कंजक्शन बोथ है, करा ये कहीं भी रहेगा तो एंड को फॉलो करता है। यानी बोथ कंजक्शन कब आएगा, जब उसके बाद एंड आएगा। यानी एंड के पहले क्या आएगा, बोथ आएगा। यानी ये एक दूसरे को फॉलो करते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं द कंजक्शन बोथ इज फॉलोड बाय एंड। जो कंजक्शन बोथ होता है वो एंड के द्वारा फॉलो किया जाता है। जैसे देखें कैसे लिखा है एग्जांपल, ठीक है, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। मींस बोला ये जा रहा है कि वह बुद्धिमान और बहुत ही परिश्रमी है। देखिए वो दोनों बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों है, ठीक है, वह बुद्धिमान और परिश्रमी दोनों है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लिखा है ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये रहा, ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। सो नाउ सेकेंड रूल इज, so next second rule is, you can see here the conjunction so as and as used to make comparison between two person and things। ठीक है, कह रहा कि देखिए जो दो दो आप कंजक्शन जान रहे होंगे, दो कंजक्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक दिख रहा होगा सो एज और एक दिख रहा होगा एज एज। कह रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये दोनं जो कंजक्शन है कंपैरिजन करने के लिए आते हैं। सिर्फ या तो दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन करना हो या दो थिंग्स के बीच में कंपैरिजन करना हो, ठीक है, या तो दो तो दो कंपैरिजन करने का मतलब है कि कंपैरिजन करना है तो या तो दो पर्सन के बीच में किया जाए या तो दो थिंग्स के बीच में किया जाए, ये कंपैरिजन करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या है कि यहाँ पर जो लिखा है कि द कंजक्शन सो एज एंड एज यूज्ड टू मेक कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन एंड थिंग्स। तरह कि कंजक्शन जो सो एज है और एज है ये कहाँ यूज होता है, दो पर्सन और दो वस्तुओं के कंपैरिजन के लिए होता है। लेकिन अब ध्यान देना है कि हम सो एज कहाँ पर यूज करेंगे और एज कहाँ पर यूज करेंगे। देखिए फर्स्ट पॉइंट इज हियर कि सो एज जो होता है डेट इज निगेटिव सेंटेंस होता है। सो एज का यूज हम निगेटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। ठीक है, अगर सेंटेंस में आपका सो एज आया तो वो निगेटिव सेंटेंसेस के लिए होता है। जैसे देखिए एग्जांपल, ही इज नॉट सो एज, इज नॉट सो गुड एज यू। देखिए अगर इस सेंटेंस में नॉट नहीं होता, ठीक है, इस सेंटेंस में अगर नॉट नहीं होता, ठीक है, तो सो एज नहीं होता। लेकिन इस सेंटेंस में नॉट है तो इसलिए ही इज नॉट सो गुड एज यू, इसलिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, ही इज नॉट सो गुड एज यू। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी सेंटेंस है अगर उस सेंटेंस में सो एज कंजक्शन अगर काम कर रहा है, ठीक है, सो कंजक्शन अगर सो एज कंजक्शन अगर काम कर रहा है तो स्टूडेंट्स आप जान जाइएगा कि वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए या तो सो एज कंजक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दूसरे वाले में, बट अगर हमने आपको सो एज बता दिया तो अब आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि सर एज कहाँ पर यूज होगा। सो दिस इज गुड आइडिया। देखिए अब देखिए जो एज होता है स्टूडेंट्स, एज और एज हमेशा अफर्मेटिव निगेटिव दोनों के साथ यूज होता है। वाह गुड, क्या रूल है। ठीक है, देखिए जैसे सो
एज हमने पढ़ा तो सिर्फ सो और एज को सिर्फ हम निगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे, लेकिन एज को वी कैन यूज गुड अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड आल्सो नेगेटिव सेंटेंसेस। कितनी अच्छी बात है कि अगर हमको सो एज को यूज करना हो तो सो एज हमेशा निगेटिव सेंटेंस के लिए यूज होगा, लेकिन अगर एज को यूज करना हो तो एज और एज निगेटिव और अफर्मेटिव दोनों के लिए यूज होता है। देख लीजिए आप सेंटेंस में, he is as good as you, this is affirmative, he is as good as you affirmative। दूसरा, he is not as good as you, ठीक है, he is not good as you, मतलब क्या है, दोनों में आप एज का प्रयोग कर सकते हैं। बट यहाँ क्या है कि सो एज को ओनली निगेटिव सेंटेंस के साथ आपको यूज करना है, ठीक है। सो एज को आपको किसके साथ यूज करना है, निगेटिव को साथ यूज करना है, लेकिन जो एज होता है बाबू, एज को अफर्मेटिव एंड निगेटिव दोनों के साथ हमको यूज करना पड़ेगा। दिस इज द सेकेंड रूल। सो once again we have to repeat rule number 1, the conjunction both is followed by and, ठीक है, and he is both intelligent and hardworking, this is the examples। now next rule is the conjunction so as and as, ठीक है। so as we have to use so as in the negative sentence, but as we have used both sentences like that, affirmative and negative। this is the rule number 2। now we discuss here rule number 3। so this is the rule number 3। rule number 3 means, rule number 3, although though is followed by 8 or comma। देखिए these are the also these two words, although and though is just the example of conjunction, just the example of conjunction। so though he worked hard he failed। हेलो, सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सो दाऊ, दाऊ ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, देखिएगा मीन्स क्या कहा गया है कि दाऊ कब लगेगा, जब सेंटेंस में कॉमा रहेगा। यानी दाऊ जो दो लिखा है THUH दो मतलब एच होता है, तो दो कब लगेगा, जब सेंटेंस में कॉमा लगा है, ठीक है। एक सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, दूसरे सेंटेंस पे क्या लिखा है, दूसरे सेंटेंस के पहले अगर कॉमा है तो आपको वहां पर दो लगाना पड़ेगा। लेकिन उसी कंजक्शन वाले चैप्टर में अगर आल्दो लगा हुआ है, आल्दो, तो आल्दो के साथ हमेशा एट आता है, YET, यानी आल्दो के बाद हमेशा एट आएगा और दो के साथ हमेशा कॉमा आएगा, ठीक है। जैसे देखिए आल्दो दीज बुक्स आर कॉस्टली, देखिए जहां आल्दो आया यहाँ पर एट आ गया है, तो स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज दीज आर यूजफुल। दिस इज द सेम means dear students, this is the basic more basic rules of conjunction। if you have learned this you can get more knowledge with the help of this, ठीक है। ये होगा रूल नंबर 3। मीन्स अगर आप कहीं भी किसी भी सेंटेंस में दो पाते हो, दो THOUGH दाऊ, जिसको दो बोलते हो, दो दाऊ बोलते, तो दो दाऊ मतलब होता है यद्यपि। तो आप करोगे क्या कि इसके साथ आप कामा लगाओगे, लेकिन आल्दो अगर आ गया तो उसके साथ आप हमेशा इट लगाओगे। दिस इज द थर्ड रूल ऑफ कंजक्शन। सो रूल नंबर 4 इज, देखिए रूल नंबर 4 क्या होता है कि जैसे हम अब ऐसे कंजक्शन को पढ़ेंगे जो पेयर में, पेयर का मतलब जोड़ा होंगे। जैसे आप अगर कहीं भी कंजक्शन नो सूनर पाते हैं तो नो सूनर के साथ आप देन पाएंगे, और हार्डली के साथ आप वेन और बिफोर मिलेगा, ठीक है। स्कार्सली के साथ आपको वेन और बिफोर मिलेगा। उसी तरह आप देखेंगे बेयरली के साथ वेन और बिफोर मिलेगा। अब इसका यूज क्या होता है पहले ये समझना है। देखिए पहले तो हम बात करेंगे दिस कंजक्शन की। ये जितने भी कंजक्शन है दीज आर द नेगेटिव कंजक्शन, मतलब ये जहां भी कहीं किसी भी सेंटेंस में अगर लगे हैं तो आप ये जानिएगा स्टूडेंट्स, ये पहले तो ये निगेटिव सेंटेंस, मतलब ये निगेटिव को बताते हैं, यानी निगेटिव सेंटेंस को ही बताते हैं। उसके बाद इसके साथ कभी भी हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, कहीं भी अगर आप मिलते हैं नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, तो इसके साथ आप नॉट नहीं लगाइएगा।
दूसरा साथ, अगर ये नो सूनर मिलेगा उस सेंटेंस में तो देन भी मिलेगा, हार्डली मिलेगा तो आपको व्हेन और बिफोर भी मिलेगा, ठीक है। उसी तरह स्कार्सली मिलेगा तो व्हेन और बिफोर मिलेगा, और बेयरली मिलेगा तो व्हेन और बिफोर मिलेगा। अब इनका यूजेस देखते हैं एग्जांपल के थ्रू। देखिए एग्जांपल के थ्रू में यूजेस कैसे देखेंगे, देखिए लिखा है नो सूनर हैड ही सॉल्व द रिडल देन ही वाज अपलॉडेड। देखिए अब अगर सेंटेंस में नो सूनर दिख गया, ठीक है, नो सूनर आ गया, तो नो सूनर के साथ इसका दो जो पेयर कंजक्शन है क्या है, देन। देखिए यहाँ पर देन आ गया। उसी तरह देखिए हार्डली है, हार्डली हैड आई कम आउट ऑफ देम, ठीक है, ये हो गया। दूसरा देखिए बिफोर आई सॉ आई एम डे, ठीक है, स्कार्सली हैड ही आस्क्ड द क्वेश्चन, व्हेन एग्नेस स्लैप्ड हिम बेयरली हैड। मतलब ये जहां भी आपको मिलेगा, मींस ये जितने भी मिलेंगे तो इनके साथ आप हमेशा क्या करेंगे, नो सूनर के साथ देन लगाएंगे, हार्डली के साथ व्हेन और बिफोर लगाएंगे, स्कार्सली के साथ व्हेन और बिफोर लगाएंगे, बेयरली के साथ व्हेन और बिफोर लगाएंगे, और इनके साथ मतलब ये जितने भी हैं दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स, we don't use not, we don't use not with these conjunction like that, no sooner, hardly, scarcely and barely. So this is the rule number 4. Once again I repeat this, always use the compare, I always use the correct pair, that is no sooner, no sooner is followed by then, hardly is followed by when, scarcely is followed by when, barely is followed by when. So in this is the, these are the examples you can see and understand. Now next is hardly, scarcely and barely are negative words. I also tell them do not use not, no, never with the clause containing these words. If a sentence starts in negative words, use inversion rule of helping with other words. Okay, so this is the rule number 4. Now we discuss here rule number 5. Rule number 5 is let's is followed by should or first. Rule number 5 जो when let's is followed by should or first form of verb, मतलब कर रहा है कि लेट्स जो फॉलोड करता है शुड को या तो फर्स्ट फॉर्म को, जिस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को करेगा, और लेट्स जो लेस्ट होता है, देखिए लेस्ट होता है, लेस्ट की बात, लेट्स की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है लेस्ट की, LEST, यानी मीन्स ये बोला जा रहा है कि जो लेस्ट होता है वो फॉलो करता है शुड को, और या तो फॉलो करेगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, ठीक है। तो लिस्ट अपने में एक निगेटिव वर्ड्स होता है, इसके साथ हम ना तो नॉट लगाते हैं, ना तो नेवर लगाते हैं, और ना ही लिस्ट लगाते हैं, ठीक है। लिखा है वॉक केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल, करेक्ट, वॉक केयरफुली लेस्ट ही शुड फॉल। देखिए वॉक केयरफुली लेस्ट के साथ क्या है, फॉल, ठीक है। उसी तरह लिखा है वॉक केयरफुली लेस्ट ही फॉल, ठीक है, दोनों में लेस्ट लगा हुआ है, या तो लेस्ट के साथ आप क्या करिए फॉल लगाइए, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, लेस्ट के साथ या तो आप शुड लगाइए, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। देखिए यहाँ शुड लग गया तब भी सही है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग गया तब भी सही है। मींस लिस्ट के साथ अगर आप क्या कर सकते हो, लिस्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लगा सकते हैं, और लिस्ट के साथ आप शुड भी लगा सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ लिस्ट, ये DST, ठीक है। सो नेक्स्ट इज रूल नंबर 6. रूल नंबर 6 इज अनटिल। देखिए until is time oriented and unless in action oriented, means until और unless दो वर्ड आप सुनते होंगे कंडीशन में, दो वर्ड आप सुनते होंगे, एक सुनते होंगे until और एक सुनते होंगे unless। देखिए until जो होता है ये टाइम ओरिएंटेड होता है, और unless जो होता है वो एक्शन ओरिएंटेड होता है। अब टाइम ओरिएंटेड एक्शन ओरिएंटेड मतलब क्या है कि until का यूज ऐसे करेंगे जहां पर टाइम को शो होगा, और एक्शन जहां पर होगा यानी कोई एक्टिविटी होगी, देयर वी हैव यूज unless. So now you can see here until and unless are negative words. Also I tell you that until and unless are negative words. Do not use not, never, no with the clause containing these words. अगर कह रहा है किसी भी सेंटेंस के क्लॉज में या सेंटेंस में क्लॉज में अगर until unless आता है तो उनके साथ ना तो आप not लगाओगे, ना तो never लगाओगे, ना तो no लगाओगे, ठीक है।
तो आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, लिखा है वेट हियर अंटिल आई रिटर्न। ठीक है, वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, देखिए वेट हियर अंटिल आई रिटर्न, ठीक हो गया। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट,